सो वेलकम स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक हो। आपकी तैयारी कैसी चल रही है मुझे ज़रूर कमेंट से बताना। अब तक हम वकाब का सेशन चला रहे हैं। आपको पता है ये हमारा आई गेस 9th सेशन होगा जो आज हम पिकअप करेंगे। इससे पहले के सेशन में हमने क्या क्या किया है जल्दी से एक बार देख लो। हमने सिनोनिम्स कर लिए अराउंड आई गेस 80। एंटोनिम्स किए हैं हमने अराउंड 60। उसी चीज़ को फॉलोअप करते हुए मेरे पास वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस है। ये वीक हम प्योरली वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस करेंगे। नेक्स्ट वीक फिर क्या करेंगे, हम इनको ना मिक्सअप करना स्टार्ट करेंगे। इसमें ऐसा रहेगा कि जैसे 3 पोर्शंस है ना ये, इंक्लूडिंग लेट्स से वन मोर पोर्शन जिसमें हम स्पेलिंग्स को भी टेस्ट करते हैं। तो हमारे पास 4 पोर्शंस हो जाया करेंगे और मैं ट्राई किया करूँगा कि आपके पास एटलीस्ट 30 क्वेश्चन हो जिसमें आप अपने वकाब को चेक कर पाएँ। तो ये सब रहेगा नेक्स्ट वीक का। और इस वीक की स्टार्टिंग करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक से, जो कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। ये सबसे अच्छा केस होता है, ये स्कोरिंग पार्ट रहता है पूरी वकाब का। अगर मैं आपको बोलूँ वकाब के अंदर कोई एक ऐसा टॉपिक हो जो कि तुम्हारे को अच्छे से आ पाए, तो दोस्तों देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये एक ऐसा है जिसमें प्योरली तुम ऑड वन आउट भी कर सकते हो। क्योंकि क्या कहते हैं कि जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है ना, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी लिमिटेड है। इसमें ऐसा कुछ सच कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर तुम 400 जो कि हॉटली कंटेस्टेड वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस होते हैं ना, इनको पिकअप कर लो ना, ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, वहाँ पे हम शेयर करते रहते हैं। तो इनको अगर आप ढंग से कर लेते हो ना, तो आप ऑड वन आउट की हेल्प से भी क्या कर सकते हो, अपने वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस इजीली गेस कर सकते हो। और मैं सब चीज़ें आपको बताऊंगा कि आप एक्चुअली क्या करेंगे। पर क्या रहता है, हमने वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का ना एक सेशन पहले भी रखा था जिसमें हमने बेसिक्स किया था। अगर आपका वो सेशन स्किप हो रखा है ना, तो स्टार्टिंग के जो हमारी वकाब की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है ना, उसकी अगर थर्ड वीडियो है, थर्ड वीडियो में देखना आपको। वहाँ पर ना मैंने बेसिक बताया प्योर लेआउट कि कैसे वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस जो होते हैं ना, जो वन वर्ड्स होते हैं उनके रूट वर्ड्स क्या रहते हैं। तो वो ज़रूर देख लेना। उसके बाद ये वीडियो को कंटिन्यू करना। तो आज हमारा नेक्स्ट सेशन है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, यू गाइस नो आई एम विकास राइट हियर विद यूसी लाइव यूट्यूब चैनल। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन है। जो जो आपको पता चले, जो जो वर्ड्स आपको ऑलरेडी पता हो, कमेंट्स में ज़रूर साथ साथ बताते रहना। अगर आपको कहीं पर ऐसा लगता है कि आपको नहीं पता, तो उस वर्ड को विद उसके पूरी एक्सप्लेनेशन नोट डाउन ज़रूर करना। वीडियो को पॉज कर देना, क्योंकि ये तब इंपॉर्टेंट रहेगा जब आपके पास एक ऐसा वर्ड आएगा जिसका मीनिंग आपको नहीं पता। तो चलिए आज का सबसे पहला वर्ड देखते हैं हमारे पास क्या है। तो ये जो वर्ड है, क्योंकि हमने फर्स्ट 15 तो ऑलरेडी कर रखे हैं, ये 16 से स्टार्टिंग कर रहे हैं हम। ये सीजीएल की सेकेंड सेटिंग में था 2011 में। और जो आपके पास वन वर्ड के लिए सब्सटीट्यूशन दे रखा है ना, एन इंस्क्रिप्शन ऑन टूम। सबसे पहले बात करते हैं इंस्क्रिप्शंस की और मैन्यूस्क्रिप्ट की। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, यहां से आपको आइडिया मिल जाएगा। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जब हम रॉक्स के ऊपर कोई पिक्चर्स को ड्रॉ करते हैं ना, बेसिकली कार्व करना। कार्व का मतलब होता है, जैसे स्कल्प्टर्स होते हैं ना, स्कल्प्टर्स, जस्ट अ सेकेंड। स्कल्प्टर्स क्या होते हैं, वो ना स्टोन्स के ऊपर कार्विंग करते हैं, स्कल्पचर्स बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं पत्थर की। तो जो वो कार्विंग कर रहे हैं ना उसके ऊपर, कार्विंग का मतलब क्या होता है, खुरेदना। खुरेद के जब हम कोई चीज़ करते हैं ना रॉक्स के ऊपर, वो होता है इंस्क्रिप्शन। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, जो भी चीज़ें आपको बाय हैंड या इन इंक आपको रिटर्न चीज़ें जो मिलती है ना, वो मैन्यूस्क्रिप्ट होती हैं। तो सबसे पहले बात है इंस्क्रिप्शन की, जो किसी की टूम्ब के ऊपर हो। टूम्ब क्या होता है जनरली, इसको ना ये लगा लो, ग्रेव स्टोन होता है ना, अगर आपने देखा हो ग्रेव्स होती है उनके पीछे स्टोन लगा होता है। ग्रेव स्टोन के ऊपर ना उनके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स लिखी होती हैं, उनका बर्थ डेट और उनका लास्ट टाइम अर्थ के ऊपर, ये सब कुछ मेंशन होता है, उनकी मेमोरीज वगैरह लिखी होती हैं। ये होता है आपका एक टूम स्टोन, या इसको ग्रेव स्टोन भी कहते हैं, वैसे इसको टूम स्टोन कहते हैं। तो जो उनकी टूम के ऊपर ये जो स्टोन है ना, ये वाला, इसके ऊपर जो भी ये एनक्रिप्शन है, ये जो लिखी हुई चीज़ें एनक्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन इनको क्या कहते हैं, एस्पियोनाज, एपिलोग, एपिटैप और एलिजी। अब देखिए क्या होता है, जो आपके पास केस बनता है एपिलोग का। एपिलोग क्या होता है, सबसे पहले सेकंड से स्टार्ट करते हैं। एपिलोग, एपिलोग क्या होता है, एक होता है प्रोलोग और एक होता है एपिलोग। ये आपने जब बुक्स को पढ़ा हो, आपने बुक्स देखी होंगी ना, बुक्स में स्टार्टिंग में प्रोलोग होता है और लास्ट में एपिलोग होता है। एपिलोग होता क्या है बेसिकली, ये ना एक टाइप की स्पीच लगा लो, या एक डेडिकेशन होता है किसी भी बुक, प्ले या किसी भी मूवी या किसी की स्पीच के लास्ट में जो बातें बोली जाती है ना, बिल्कुल एंडिंग में, वो होता है एपिलोग। ठीक है, प्रोलोग होता है जो स्टार्टिंग की डेडिकेशंस होती हैं, तो वो प्रोलोग स्टार्टिंग का पार्ट, एपिलोग लास्ट का पार्ट।
ठीक, ये तो नहीं होगा। एस्पियोनाज, एस्पियोनाज क्या होता है? ये जनरली वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी कंट्री के अंदर ना एक फॉरेन कंट्री का स्पाई आया होता है, जो हमारी गवर्नमेंट का पार्ट तो बनता है, पर वो पार्ट बन के क्या करता है, हमारी गवर्नमेंट में स्पाई कर रहा होता है, और वो डिटेल्स जो होती है ना अपनी ट्रू कंट्री को सेंड करता रहता है, वो होती है एस्पियोनाज। या इसको ऐसे भी कह सकते हो, एस्पियोनाज में जो पर्सन होता है ना वो आपकी कंट्री का खुद से भी हो सकता है, वो बस अपने सीक्रेट्स को सेल करता है, सीक्रेट्स ऑफ वन कंट्री टू अनदर। वो क्या करता है, अपनी कंट्री के सीक्रेट्स को किसी दूसरी कंट्री में भी सेल कर सकता है, या वो क्या होता है, एक हिडन स्पाई भी हो सकता है जो एक कंट्री का डेटा दूसरी कंट्री में भेज रहा है। तो बेसिकली एक ऐसा पर्सन जो किसी कंट्री का डेटा किसी और कंट्री को भेज रहा है, वो एस्पियोनाज कर रहा है। जनरली जब एक अपनी कंट्री का पर्सन ही अपनी कंट्री को धोखा दे के सारी इन्फॉर्मेशन किसी और को दे, वो होती है ट्रेडिशनल एस्पियोनाज। अब बात आती है एपिटैप की। एपिटैप ही वो वर्ड होते हैं या वो इंस्क्रिप्शन होती हैं जो किसी की टूम पर होती है, जिसका करेक्ट आंसर तो एपिटैप है। बात आई एलेजी की। एलेजी क्या होता है? एलेजी ना डेडिकेशंस होती हैं। कैसी डेडिकेशंस? बेसिकली सैड सॉन्ग्स, सैड सॉन्ग्स या सैड पोएट्री। जब आप इनको सैड पोएट्री को बैले भी कहते हैं, तो जब आप किसी को डेडिकेशन कर रहे हो ना, अपनी डेडिकेशन दिखा रहे हो, किसी को एक्सप्रेस कर रहे हो एक ऐसी डेडिकेशन जिसमें आपको प्योर सैडनेस शो हो रही है, तो वो क्या, वो एक एलेजी है। आई होप आपको ये बात क्लियर है। तो फर्स्ट वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग था, आई होप आप सभी को ये वर्ड काफ़ी पसंद आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसमें हमने 4 के 4 मीनिंग्स डिस्कस कर लिए, तो अब देखते हैं 17th में क्या। द फीलिंग विच टेल्स यू, द फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एक ऐसी फीलिंग जो आपको बताती है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो देखिए क्या कहते हैं कि एक ऐसी फीलिंग जिससे आपको पता चले कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। कभी कभी इसको हम इंट्यूजन्स भी कहते हैं। इंट्यूजन्स पता है, जो हमें ना अंदर से फीलिंग्स आती हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इंट्यूजन्स होती हैं, आभास हो जाता है किसी चीज़ का, है ना। यहाँ पे फीलिंग की बात हो रही है। क्लेवरनेस तो किसी की क्लेवरनेस है, नहीं होगा। कॉन्शियस, कॉन्शियंस और कॉशियसनेस, दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या होता है? जो कॉन्शियसनेस होती है ना, ये आपकी अवेयरेंस है, सॉरी अवेयरनेस है। जो भी आप किसी टॉपिक को लेकर अवेयर है ना, उस बात को लेकर आप काफ़ी केयर रखते हैं, तो वो आपकी अवेयरनेस में आता है। फियर तो आपका डर ही है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, आपकी कॉन्शियंस। ये आपकी समझ होती है, समझ कह लो इसको। अंदर की आवाज़ जो होती है ना, जो इंट्यूजन से सिनोनिम रखता है, वो कॉन्शियंस आपकी। तो कॉन्शियस का आएगा। कॉशियसनेस में डिफरेंस क्या है? देखो कॉशियस, कॉशियस का मतलब क्या होता है, जब आप काफ़ी केयरफुल हो ना। तो कॉन्शियसनेस क्या होती है? ये आपकी अवेयरनेस होती है, जो आपकी अंदर से एक फीलिंग आए कि इस चीज़ के लिए मुझे ऐसे एक्ट करना है, तो वो कॉशियसनेस है। कॉन्शियस आपकी समझ है। तो दोनों में डिफरेंस है। कंफ्यूज में तो ना हम जनरली इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, आपकी सेंसेस और आपकी मेंटल पावर आपको गाइड कर रही होती है कि कहाँ पर क्या। यहाँ पर याद रखना, कॉन्शियस के केस में आपकी मेंटल पावर इंक्लूड हो रही होती है, मतलब आपका ब्रेन एक्ट कर रहा होता है। बट इसके अंदर क्या होता है, आपके अंदर से एक आवाज़, आपको एक फीलिंग सी आ रही होती है कि नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए। तो कॉन्शियस अलग केस है, कॉन्शियसनेस अलग केस है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर है। बहुत सिंपल से वर्ड्स थे। चलिए हम आगे चले। हमारे पास 17th में गए, सॉरी 17 तो हो गया, 18th में देखते हैं क्या। रिलीज ऑफ ए प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन ए सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। एक पर्सन को जब हम जेल से निकाल देते हैं, मतलब जेल से उसको रिलीज कर देते हैं कुछ कंडीशंस रख के या कुछ सर्टेन टर्म्स रख के, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? पैरोल, पार्ले, पार्डन या एक्विटल। अब देखिए क्या होता है। सबसे पहले बात आती है प्रिजनर को कैसे रिलीज किया जाता है। 2 केसेस हो सकते हैं, या तो वो बेल लेके बाहर आए। बेल का मतलब क्या होता है? जमानत, है ना। या वह क्या होता है, या तो वो पर्सन हो जाता है पूरा, उसको फ्री कर देते हैं, फ्रीडम मिल जाती है, मतलब उसने अपना सेंटेंस ट्रूली सर्व कर लिया कंप्लीटली, तो वो फ्री हो जाएगा। या कभी कभी क्या होता है, उसका सेंटेंस फॉल्स होता है, मतलब वो पर्सन इनोसेंट होता है, तब भी उसको फ्री कर देते हैं ना। तो उस सेंस में जो उसको टोटली फ्री कर देते हैं वो क्या होता है, वो होता है एक्विटल। एक्विटल में क्या होता है, ये फॉर्मली उसको उस क्राइम से फ्री कर दिया जाता है, क्योंकि वो नॉन गिल्टी होता है, मतलब वो इनोसेंट ऑफ द क्राइम होता है, इसीलिए उसको वहाँ उस क्राइम से फ्री कर देते हैं, प्रिजन से रिलीज कर देते हैं। वो तो होता है टोटल एक्विटल। जैसे कोर्ट में केस चला और केस चलने के बाद फाइनल वर्डिक्ट ये आई कि वो पर्सन इनोसेंट है, उसने वो क्राइम नहीं किया,
तो वहां पर उसको कोई सजा नहीं हुई ना, तो वो क्या है, वो एक एक्विट, वो उसको एक्विट कर दिया। तो एक्विटल का मतलब है एक पर्सन को इनोसेंट प्रूव करके रिलीज करना। क्या, अब इसके बाद जो बात आती है वो आपके पास केस है पार्डन का। पार्डन क्या होता है, माफी, रॉयल पार्डन भी होता है कभी कभी। अब क्या होता है, और प्रेसिडेंशियल पार्डन भी होता है, आपको सबको पता ही होगा ये चीज, प्रेसिडेंशियल पार्डन। अब क्या होता है, जब सीरियस क्राइम्स हो जाते हैं ना, काफी हीनियस क्राइम्स होते हैं, हीनियस का मतलब काफी दर्दनाक क्राइम्स होते हैं, कभी कभी क्या होता है, किसी को सपोज करो कोई डेथ रो पर है। डेथ रो क्या होता है, जिसको ना कैपिटल पनिशमेंट मिलने वाली है। कैपिटल पनिशमेंट मतलब फांसी की सजा। तो जब उसको कैपिटल पनिशमेंट मिले या डेथ रो पर हो, तो क्या होता है, कभी कभी वो पर्सन ना प्रेसिडेंट को लेटर लिखता है और उससे ना पार्डन मांगता है, माफी मांगता है। अब उस, अब जब प्रेसिडेंट अगर उसको रिटर्न में फॉरगिवनेस दे देगा, तो उसका ये जो कैपिटल पनिशमेंट है, डेथ रो का जो वेट है ना, ये हट जाता है, मतलब उसको फांसी नहीं होती, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, अलग अलग केस है, मतलब उम्र कैद हो सकती है, अलग अलग है। तो वो केस होता है पार्डन का। तो पार्डन का मतलब है किसी को माफ कर देना, बिल्कुल नहीं। पार्ले क्या होता है, पार्ले ना एक कंडीशन होती है जब आप ना एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए कुछ टाइम तक लड़ना बंद करते हैं। जैसे सपोज करो दो फ्रेंड्स हैं, उनकी आपस में लड़ाई चल रही है, वहीं पर एक थर्ड पर्सन आता है जो कि उन दोनों का कॉमन एनिमी है। तो वो क्या करेंगे, खुद जब लड़ना बंद करके उस कॉमन एनिमी के साथ लड़ने लग जाएंगे ना, तो वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं पार्ले। क्लियर हुआ, तो ये तो होगा नहीं। अब बात आई पैरोल की, पैरोल ही करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को आंसर ऑलरेडी पता था और आपने मुझे कमेंट्स में बता भी दिया। बेल और पैरोल दोनों सिनोनिम हैं। सॉरी। तो बेल का मतलब होता है जब आप जमानत लेके बाहर आए, और पैरोल भी वैसे ही होता है, जमानत। तो आई होप आपको ये बात क्लियर है। चलिए अब आगे चले, हमारे पास नेक्स्ट में क्या है, लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी क्या होता है, ये बहुत अच्छा वर्ड है, आपको पता भी होगा। अब लॉस ऑफ मेमोरी में क्या रहता है, इसके अंदर आपके पास केस होते हैं जब किसी की मेमोरी चली जाए। तो इसका सबसे अच्छा एक्यूरेट आंसर तो आपको पता है, एमनीशिया होता है। एमनीशिया में क्या होता है, एक पर्सन की मेमोरी नहीं रहती, ये एक सिकनेस होती है जिसके टाइम के साथ साथ ना वो अपनी मेमोरी को खोता रहता है। एम्ब्रोजिया, एम्ब्रोजिया क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जो काफ़ी प्लीजेंट है किसी के लिए, काफ़ी पसंद आए किसी को, एम्ब्रोजिया। एम्ब्रॉयडरी से लगा लो, स्पेलिंग में डिफरेंस है, एम्ब्रॉयडरी ई से आता है, बट एम्ब्रोजी और एम्ब्रॉयडरी को याद रखना ईजी है। एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई होता है, वो भी पसंद आती है ना, एम्ब्रोजिया भी सेम वैसे ही है। ऑल दो मीनिंग्स का जो बेस मतलब है वो तो सेम है, किसी को पसंद आने वाली कोई चीज़, बट स्पेलिंग्स डिफरेंट है और वो अलग अलग टाइप में लगता है। तो एक गेस लगा लो कि एम्ब्रॉयडरी एम्ब्रोजिया दोनों सेम सेंस देंगे। इनसोमनिया, इनसोमनिया क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जिसकी ना नींद गायब हो जाए, उसको नींद नहीं आती। तो इंसोमनिया के पेशेंट्स होते हैं जिनको रात में नींद नहीं आती। जैसे आप भी कह देते हो मैं तो इंसोमनिया का पेशेंट हो गया हूँ, बट डिफरेंस क्या है, इंसोमनिया का जो पेशेंट होता है ना, ऐसा नहीं है कि उसको 1-2 घंटा नींद नहीं आती, वो पूरी पूरी रात जागता है। और ये नहीं कि 1 दिन 2 दिन कंटिन्यूसली उसके साथ सिकनेस चल रही है, हफ्तों हो जाते हैं, महीने हो जाते हैं उसको सोए हुए, तो वो है इंसोमनिया। फॉरगेटिंग का मतलब क्या होता है, फॉरगेटिंग तो किसी चीज़ को भूलना ही है, फॉरगेटिंग तो होगा ही नहीं। जब आप अपनी मेमोरी को खो रहे हो बिना अपनी मर्जी के, तो वो एमनीजिया होता है, फॉरगेटिंग नहीं। आई होप आपको बात क्लियर है, बहुत सिंपल सा वर्ड था। चलिए अब आगे देखें, हमारे पास 20th मतलब 5th वर्ड में क्या है। टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें आप एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, आपकी हेल्प में कोई नहीं है, जब आप बिल्कुल हेल्पलेसली स्ट्रगल कर रहे हो, उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, फ्लाउंडर, फाउंडर, फंबल या फिंगर। अब आप बताइए, फिंगर तो होगा ही नहीं। अगर मैं एक सेंस से बात करूं, फिंगर, फिंगर का मतलब ये भी हो सकता है ना किसी को उकसाना, प्रोवोक करना, है ना, वो तो टोटली डिफरेंट होगा, फिंगर तो वैसे भी नहीं होगा। फंबल, अब फंबल क्या होता है, फंबल होता है जब आप ना अटक अटक के कोई काम कर रहे हो, मतलब आप ना मिसमैनेज कर रहे हो थिंग्स को, अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे, जो चीजें हैं वो इधर उधर हैं, या आप फंबल कर रहे हो, मतलब अपने वर्ड्स को लेकर आपके पास करेक्ट वर्ड्स नहीं आ रहे अपनी बात बताने के लिए, या आपने कोई चीज को उठाया हुआ है और वो चीजें आपके हाथ में स्टेबल नहीं है, वो बार बार गिर रही है, तो वो होता है फंबल करना। नहीं, फाउंडर तो जो किसी चीज का फाउंडर है, किसी चीज को बिल्डअप करने वाला, तो वो तो होगा ही नहीं, फाउंडिंग मेंबर जैसे होते हैं। तो आंसर करेक्ट बनेगा फ्लाउंडर, और इसका करेक्ट आंसर भी क्या है, फ्लाउंडर ही। तो जब आप किसी सिचुएशन में हेल्पलेसली स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, फ्लाउंडर कर रहे हो। आई होप आपको ये बात क्लियर है और आपको इसमें कोई डाउट नहीं है अभी तक। आई होप आपके फर्स्ट 5 जो वर्ड्स थे काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे और आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए हम आगे देखें, हमारे पास नेक्स्ट में क्या है,
जो कि मेरा 21st वर्ड है, उसमें देखते हैं क्या है। तो वन हु लव्स बुक्स, जो बुक्स को पसंद करे वो कौन होगा? तो देखिए, बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफेगिस्ट, बिब्लियोफोब, ये ई नहीं है, और बिब्लियोग्राफर। मैंने आपको बताया था जब हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सबसे पहला सेशन हमने रखा था, स्टार्टिंग की 3rd वीडियो, बिब्लियो का मतलब होता है हर चीज जो एक बुक से रिलेट है, मतलब एक पर्सन जो बुक से रिलेट है। बिब्लियोफेगिस्ट जो क्या है, एक बहुत अच्छा रीडर है। बिब्लियोफेगिस्ट क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जिसको बुक्स की रीडिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। हमें तो खाली बुक्स की बात हो रही है, रीडिंग की तो हमने की ही नहीं। बिब्लियोफोब, जिसको बुक से डर लगे। ये आपको आइडिया ही होगा, जितने भी फोबियाज होते हैं उनका मतलब क्या होता है? डर। और फोब क्या होता है? फोब होता है एक पर्सन। तो जिसको किसी चीज़ का डर है तो वो बिब्लियोफोब, मतलब जिसको बुक्स से डर लगता है, बिब्लियोफोब नहीं होगा। बिब्लियोग्राफर, जिसको बुक्स कलेक्ट करना पसंद है, कलेक्शन ऑफ बुक्स, जिसको बुक्स को कलेक्ट करना पसंद है वो कौन है? वो बिब्लियोग्राफर है। हमें तो खाली बुक्स की बात करनी है, ये भी नहीं होगा। बात आई बिब्लियोफाइल की और यही करेक्ट आंसर है। बिब्लियोफाइल, जिसको बुक्स पसंद है कलेक्ट करना। आई होप आपको ये बात क्लियर है और आपको इसमें कोई डाउट नहीं। बहुत सिंपल सा वर्ड था, आप इसको ईजिली कर पाए। चलिए हम आगे देखें, हमारे पास नेक्स्ट में क्या है। काफ़ी सिंपल से वर्ड्स दे रखे हैं हमने आज, एसएससी ने ऑलरेडी बहुत सिंपल पूछे। देखिए मैं इसीलिए आपको कह रहा था, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं ना, बहुत इजी आते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई बिल्कुल ही डिफरेंट आ जाए। इन केस अगर डिफरेंट भी आ जाए तो आप रूट वर्ड्स की हेल्प ले सकते हो, आप ऑड वन आउट कर सकते हो। बहुत सारे वेज होते हैं, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में हमेशा ऐसा तो रहता है कि आउट ऑफ 4 ऑप्शंस आपके पास एटलीस्ट 3 ऑप्शंस तो ऐसे मिलेंगे जिनके मीनिंग्स के लिए आप 100% श्योर हो। तो अगर उनका मीनिंग श्योर है तो ऑड वन आउट से भी हो सकता है। चलिए इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। उसमें हमारे पास क्या अवेलेबल है, जो कि हमारे पास 22nd है। ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो हमारा 7th बनेगा। तो देखिए, स्पीकिंग विदाउट प्रेपरेशन, जब हम बिना सोचे समझे कोई बात बोले तो क्या होगा इसका, बताइए। जब हम बिना सोचे समझे कोई बात बोलेंगे तो उसका क्या होगा? सोच के बताइए क्या हो सकता है। डेलिब्रेट, फ्लुएंट, लोकेशियस और एक्सटेम्पोर, बताइए क्या होगा। देखिए, जब हम बिना सोचे समझे, मतलब एक ऐसी स्पीच जो बिना प्रिपरेशन के दी जाए, वो होती है एक्सटेम्पोर। अब लोकेशियस क्या होता है? लोकेशियस होता है एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा टॉकेटिव हो। नहीं। फ्लुएंट, एक ऐसा पर्सन जो काफी फ्लुएंटली कोई बात बोल पाए, वो तो फ्लुएंट ही है। नहीं, उसकी भी नीड नहीं है। डेलिब्रेट, डेलिब्रेट क्या होता है? जब हम एक काम अपनी मर्जी से करें। ऑब्वियसली हम बात करें बिना प्रिपरेशन की, डेलिब्रेटली तो हम कोई काम करेंगे ही नहीं। अपनी मर्जी से क्यों करेंगे कोई काम, तो हम डेलिब्रेटली तो कोई काम करेंगे नहीं। बात आई फ्लुएंट की, फ्लुएंट हो नहीं सकता। लोकेशियस, लोकेशियस एक ऐसा पर्सन होता है जो काफी टॉकेटिव हो। याद रखना, वो बहुत ज्यादा बोलता है, टॉकेटिव। और करेक्ट आंसर भी क्या बनेगा? एक्सटेम्पोर। एक ऐसी स्पीच जो बिना प्रिपरेशन के दी जाए, मतलब बिना सोचे समझे कोई बात बोलना, वो एक्सटेम्पोर होता है। फ्लुएंट, लोकेशियस और डेलिब्रेट नहीं होगा, क्योंकि वहां पर पर्सन जो बोलने वाले हैं, फ्लुएंट और लोकेशियस ऑलमोस्ट सेम है, वो ज्यादा बोलते हैं। फ्लुएंट का मतलब उसकी स्पीच ऑन स्पॉट है, वो बीच में अटकता नहीं कोई बात कहने के। लोकेशियस जो कॉन्टिन्यूसली बोल सकता है। डेलिब्रेट जो जानबूझ के कर रहे हैं। एक्सटेम्पोर बिना प्रिपरेशन के। बहुत इजी सा वर्ड था। आई होप आपको इनका मीनिंग क्लियर था और आपको इनमें कोई डाउट नहीं था। चलिए हम आगे देखें, हमारे पास नेक्स्ट में क्या है। तो 23rd में देखते हैं क्या है। अ स्पेशल ट्रायल ऑफ ए हेड ऑफ अ स्टेट बाय पार्लियामेंट, मतलब हेड ऑफ द स्टेट, जो वहाँ के स्टेट का हेड है, मतलब किसी भी कंट्री का जो हेड है, कोई भी ऑफिशियल है, बड़ा ऑफिशियल है, उसका जब एक स्पेशल ट्रायल पार्लियामेंट करवाती है ना, मतलब उस पर जब एक क्रिमिनल चार्ज लगता है, उसको क्या कहते हैं? हेड ऑफ द स्टेट के जब क्रिमिनल चार्ज लगता है तो उनको क्या कहते हैं? इम्पिंजमेंट, इन्फ्रिंजमेंट, इम्पीचमेंट और इम्पीडिमेंट। तो देखिए क्या होता है, ये जनरली ना, इस यहाँ पर जो इस वर्ड का आंसर आएगा ना, इसका ओरिजिन जो है ना, वो टिपिकली यूनाइटेड स्टेट्स में लगता है। इसको हम यूनाइटेड स्टेट्स में यूज करते हैं इस वर्ड को जब किसी भी एक हाई ऑफिशियल पर कोई कोर्ट केस चलता है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड। और जो वर्ड है मैं उसका मीनिंग बता देता हूँ। इम्पीचमेंट वर्ड तो है, इम्पीचमेंट। अब बाकी के मीनिंग्स देख लेते हैं कि उनमें क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले लास्ट से स्टार्ट करते हैं। इम्पीडिमेंट में, इम्पीडिमेंट का मतलब क्या होता है? जब हम किसी को ना ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, लॉ को, ऑर्डर को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, कंटिन्यू नहीं करने दे रहे, तो वो क्या है? इम्पीडिमेंट है। इन्फ्रिंजमेंट, इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है? जब ना किसी के लॉज को कॉपी किया जाए या वो वायलेट हो जाए, वायलेशन हो जाए उनका।
आपको पता है ना, ये यूट्यूब पर स्ट्राइक आती है ना कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की, सबसे कॉमन स्ट्राइक है, आपको पता ही होगा, कभी ना कभी आपके साथ भी हुआ होगा। जब आप किसी का कंटेंट बिना उसकी परमिशन के शेयर करते हैं ना, तो वो इन्फ्रिंजमेंट है। अब वो इन्फ्रिंजमेंट किसी भी टाइप का हो सकता है। अगर कंटेंट शेयर कर रहे हो तो वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है। मल्टीमीडिया फाइल को शेयर कर रहे हो वो तब भी इन्फ्रिंजमेंट तो है। जब आप किसी की प्रॉपर्टी को बिना उसकी परमिशन के कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो इन्फ्रिंजमेंट का पार्ट ही है। अब वो प्रॉपर्टी उसकी एक मल्टीमीडिया फाइल हो सकती है, वो प्रॉपर्टी उसका एक पूरे का पूरा कोर्स भी हो सकता है, उसकी एक यूट्यूब वीडियो हो सकती है, उसकी एक इंपॉर्टेंट फाइल हो सकती है, कोई गवर्नमेंट का लॉ हो सकता है। तो बहुत सारे केसेस हैं, उन सभी के केस में हम क्या यूज करते हैं, इन्फ्रिंजमेंट। आई होप आपको ये बात क्लियर है, आपको इसमें कोई डाउट नहीं। बात है इम्पिंजमेंट की। इम्पिंजमेंट क्या होता है, ट्रेस पासिंग। जब आप किसी की परमिशन के बिना ट्रेस पासिंग, जब आप किसी की परमिशन के बिना किसी की प्रॉपर्टी को एंटर करते हो ना, प्रॉपर्टी में एंटर करते हो, किसी के स्पेस में एंटर करते हो, वो क्या है, वो इम्पिंजमेंट है। दूसरे वर्ड में बोलूँ तो वो ट्रेस पासिंग है। ये आपने जनरली मिलिट्री के कंपाउंड्स में देखा होगा, हमें बड़े बड़े बोर्ड्स लिखे होते हैं, ट्रेस पासर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड। प्रोसिक्यूटेड, रुक जाओ, मीनिंग PROS, प्रोसिक्यूटेड, ई आएगा पहले, क्यूटेड। अच्छा, ये तो होता है उनके बोर्ड्स पर। कभी कभी यहाँ पर लिखा होता है शेल बी फायर्ड अपॉन, कभी कभी फायर्ड अपॉन भी होता है। अगर वहां पर उनके पास राइट है और हम उनके कंपाउंड में बिना परमिशन के एंटर कर रहे हैं, तो उनके पास राइट होता है कि वो प्रोसिक्यूट भी कर सकते हैं। पहले तो मुझे बताओ जल्दी से, प्रोसिक्यूट का मीनिंग क्या होता है, वो बता दोगे तो उसके बाद मुझे ये बताना यहाँ पर शेल क्यों आया, विल क्यों नहीं आया। ये भी एक अच्छा केस है, टेंसेज हमने किए थे, तो मुझे ज़रूर बताना कि यहाँ पर विल क्यों नहीं लगाते, हम शेल क्यों लगा रहे हैं। अब दूसरी बात, फायर्ड अपॉन का भी क्या मीनिंग है, फायर्ड ऑन आना चाहिए या फायर्ड अपॉन आना चाहिए। हमारी प्रीपोजिशन की भी क्लास लगी थी, आपने वो भी अटेंड की है, तो मुझे यहाँ पर बताना है कि अपॉन आएगा या ऑन आएगा, जैसे भी है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर, अब ये क्या है, ये नोटिस में बताया जा रहा है ना कि जो लोग हमारी प्रॉपर्टी में बिना हमारी परमिशन के एंटर करेंगे, हम शूट करेंगे या हम उनके ऊपर कोर्ट केस फाइल करेंगे, तो वो होता है ट्रेस पासिंग। बहुत सिंपल सा वर्ड था, आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर था। चलिए हम आगे चलें और देखें हमारे पास 24th में क्या, someone able to use both hands equally well। बहुत इजी वर्ड है। सबसे पहले यहाँ पे हम कॉमन वर्ड को पिक कर लेते हैं, एम्बी। तो जब भी एम्बी की बात आती है ना, इसमें याद रखना, इसमें ज्यादातर मीनिंग जो होता है ना, वो ऑल वाली कंडीशन होती है, ऑल या बोथ। अब बात आती है एम्बीवेलेंट की। अब वेलेंट किससे सिनोन, यहाँ पर वेलेंट का मतलब क्या है, वेलेंट का मतलब है फीलिंग्स। जब आप किसी पर्सन के लिए, किसी थिंग के लिए, किसी भी चीज के लिए मिक्स्ड फीलिंग्स रखते हो ना, जब आपकी फीलिंग्स मिक्स्ड हैं, मतलब आप सैड भी हो, आप हैप्पी भी हो, आप केयरिंग भी हो उसके लिए, पर आप उसी टाइम पर उसको इग्नोर भी कर रहे हो, मतलब आप किसी चीज को लेकर श्योर नहीं हो, आप काफी कंफ्यूज हो। जब आप अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज हो ना, वो कैसी कंडीशन है, वो एक एम्बीवेलेंट कंडीशन है। क्लियर हुआ। एम्फीबियस, एम्फीबियस क्या होता है, एक ऐसा पर्सन या एक ऐसा एनिमल, पर्सन तो नहीं कहेंगे, एनिमल कह लेते हैं, एम्फीबियंस होते हैं ना जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं, वो क्या है, वो एम्फीबियंस है। एग्जाम्पल के लिए फ्रॉग, एक्सोल्टल, ये भी एक अच्छा एनिमल है ना। ऐसे ही एम्बिग्यूअस, ये वर्ड मैंने 2 बार ही तो पहले ही बता दिया, सिनोनिम वाले टाइम पर भी, एंटोनिम वाले में भी। ये मीनिंग आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा इसका मीनिंग, आप मुझे कमेंट्स में बताना। उसके बाद आई एम्बीडेक्स्ट्रस, और यही करेक्ट है। और याद रखना जब भी डेक्स की बात आती है ना, डेक्स्टर इस टाइप में DEXT, याद रखना ये रिलेट करता है हैंड से। तो जब भी आप हैंड्स की बात कर रहे हो, और यहाँ पर क्वेश्चन में भी वही था कि एक ऐसा पर्सन जो अपने दोनों हैंड्स को इक्वली अच्छे से यूज कर सकता है, मतलब ऐसा नहीं है वो सिर्फ लेफ्ट हैंडेड है, या ऐसा भी नहीं है वो सिर्फ राइट हैंडेड है, वो दोनों हैंड्स को बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो एक एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सन है। आई होप आपको ये बात क्लियर है, आपको इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत सिंपल से वर्ड थे। चलिए हम आगे देखें, हमारे पास 25th में क्या, क्योर ऑफ ऑल डिजीजेस। बहुत इजी वर्ड है, आई होप आप सभी को इसका मीनिंग पता ही है, पैनिशिया। क्योर ऑफ ऑल डिजीजेज, रेमेडी ऑफ ऑल डिजीजेज, सबका मीनिंग सेम है। जब आपसे पूछा जाए कि हर चीज की, हर दर्द की जो दवा है वो क्या है, वो है पैनिशिया। क्योरेबल, जिस चीज को ठीक किया जा सके, नहीं। इनक्योरेबल, जिसको ठीक ना किया जा सके,
क्यूरेटिव जो ठीक हो सकता है या ठीक करने वाली चीज़ नहीं, आंसर आएगा पेनिशिया। बहुत सिंपल सा वर्ड था, ये आई होप आप सभी को पता ही था। इसमें तो ऐसा कोई होना नहीं चाहिए जिसको ना पता हो, क्योंकि कॉमन से कॉमन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की कोई भी शीट पिक करोगे ना, ये आपको हमेशा वहाँ पर दिख जाएगा। बहुत ईजी वर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड है, सुनने में भी आपको मिलता होगा, तो इस पे तो आई डोंट थिंक मुझे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए हम 26 में देखते हैं उसमें क्या है। अ रेज्ड प्लेस ऑन विच ऑफरिंग्स टू गॉड आर मेड। एक उठा हुआ प्लेस, लेट्स से एक टेबल है मेरे पास, एक टेबल है, इसके ऊपर क्या है, मैंने ना सामान रखा हुआ है भगवान के लिए, कुछ भी खाने पीने का सामान है जो कि ऑफरिंग है, जो हम भगवान को देते हैं ना, भोग लगाते हैं, उसमें जिस भी चीज़ पर ये रखेंगे वो क्या होगी, रोस्ट्रम होगा, चर्च होगा, ऑल्टर होगा या माउंड होगा। आप बताइए क्या होगा। देखिए चर्च, चर्च तो एक प्लेस ही है, वो कोई उठी हुई प्लेस तो है नहीं, चर्च तो एक प्लेस ही है, जैसे टेम्पल है वैसे चर्च है, ये तो होगा ही नहीं। बचे 3 ऑप्शंस, रोस्ट्रम, रोस्ट्रम, ऑल्टर और माउंड। अब देखिए क्या होता है माउंड। माउंड से स्टार्टिंग करते हैं। माउंड क्या होता है, माउंड ना एक सर्कुलर पाइल है। पाइल का मीनिंग समझते हो, पाइल ऑफ गुड्स। जब आप ढेर लगा लेते हो ना किसी चीज का, सर्कुलर वे में ढेर ढेर लगा हुआ, पाइल अप है, जैसे सैंड को पाइल अप कर लेते हो ना, इकट्ठा करना एक सेंस में, तो पाइल का मतलब है ढेर बना लेना किसी चीज का। तो जो सर्कुलर पाइल है, सर्कुलर पाइल है, उसको बोलते हैं माउंट। पर यहाँ पर तो हम भगवान के लिए चीज़ें रख रहे हैं, सर्कुलर पाइल तो है ही नहीं, यहाँ पर होगा ही नहीं। बात आई ऑल्टर की। अब देखो ऑल्टर एक ये भी है, ऑल्टर एक ये भी है, ALTER और एक ALTAR। ऑल्टर और ऑल्टर में क्या डिफरेंस है। ऐसे ही एक और वर्ड है मेरे पास, आयल और आयल, दोनों में क्या डिफरेंस है मुझे बताना जरूर। ये जो ऑल्टर है ना, ये तो है इसका करेक्ट आंसर। ऑल्टर क्या होता है, एक टेबल, जनरली हम चर्चेज में टेबल देखते हैं, जब हम चर्च में जाते हैं ना, वहां पर एक टेबल लगा होता है बहुत बड़ा, उसके ऊपर ना जितनी भी चीज़ें हमने क्राइस्ट को सबमिट कर रखी है ना एज ऑफरिंग्स, वो उसके ऊपर रखी हुई होती है। ठीक है, तो ऑल्टर तो आंसर। अब ये वाला ऑल्टर है, ये ऑल्टरनेटिव वाली सेंस में ऑल्टर करना, किसी चीज़ को चेंजेस लाना। बात आई रोस्ट्रम की। रोस्ट्रम क्या होता है, एक सेंस में पोडियम। पोडियम पता है आपको क्या होता है। पोडियम्स होते हैं, ये ना रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है, जिसके ऊपर जनरली जो लोग होते हैं ना, वो खड़े होकर स्पीच प्रेजेंट करते हैं। कोई भी एक पर्सन खड़ा होकर जब अपनी स्पीच प्रेजेंट कर रहा है ना, तो जिस भी चीज़ के ऊपर वो खड़ा है वो क्या है, वो पोडियम है, या उसको क्या बोल सकते हैं हम, रोस्ट्रम। याद रखना वो स्पीच दे रहा है, वो अपनी बात बता रहा है, बट यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे भगवान को दी जाने वाली ऑफरिंग्स की बात है। वो ऑफरिंग्स भोग लगाना है, वो होगा ऑल्टर। इनका मीनिंग मुझे कमेंट्स में बताना, अगली वीडियो में इनका मीनिंग आपको एक्सप्लेन करूंगा। बहुत अच्छे मीनिंग्स हैं ये, होमोफोन्स होते हैं, होमोनियम्स भी कहते हैं इनको, जब प्रोनाउंसिएशन सेम हो बट मीनिंग्स डिफरेंट हो, जैसे एयर और हेयर। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, मीनिंग बताना इनके, इन दोनों के तो डेफिनेटली बताना। चलिए हम आगे देखें 27 हमारे पास वो क्या है, समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। एक ऐसी चीज जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अनथिंकेबल, जिसको सोच नहीं सकते, नहीं। इम्प्रेग्नेबल, इम्प्रेग्नेबल ये वर्ड के ना, अब आप जो मीनिंग समझ रहे हैं इसका एक्चुअली मीनिंग वैसा नहीं है। इम्प्रेग्नेबल क्या होता है, इसको ना अलग अलग वेज में लिया जाता है। सबसे पहले इसको मैं जो बेस मीनिंग है ना वो बताता हूँ। इम्प्रेग्नेबल का मतलब क्या होता है, जिस चीज के अंदर आप नहीं जा सकते, अंदर इन द सेंस जिसको आप ओवरकम नहीं कर सकते। जनरली ये कब यूज होता है, जब आप बड़े बड़े पास्ट की बात करो ना, पास्ट में जब राजा लड़ते थे, उनकी जो फोर्ट्रेसेस होती थी, फोर्ट्स होती थी उनकी, वो फोर्ट्स को ना अपने इस तरीके से बनाते थे कि वो इम्प्रेग्नेबल हो। इम्प्रेग्नेबल का मतलब क्या, कि कोई बाहर की आर्मी ना उसको अटैक करके छीन ना पाए, मतलब एंटर ना कर पाए बिना उनकी परमिशन के, मतलब वो उसके अंदर घुस ना पाए। तो जिस चीज़ को ओवरकम नहीं किया जा सकता वो इम्प्रेग्नेबल चीज़ है। तो वही केस यहाँ पर है। मिस्टीरियस, जो चीज़ मिस्टीरियस है, मिस्टीरियस तो कोई भी चीज़ हो सकती है। इनएक्सप्लिकेबल, अब बताइए इनएक्सप्लिकेबल इसमें क्या होगा। अब यहाँ पे देखो, एक्सप्लेन, एक्सप्ली, इनएक्सप्लिकेबल इसका करेक्ट आंसर है। मिस्टीरियस तो कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि रियल तो हैं, दिख भी नहीं है। मिस्टीरियस अब अलग अलग सेंस में भी हो सकता है, बट यहाँ पर मिस्टीरियस नहीं, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, इनएक्सप्लिकेबल। जो चीज़ को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसके ओरिजिन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो इनएक्सप्लिकेबल थिंग है। तो इनएक्सप्लिकेबल इसका करेक्ट आंसर बनेगा। आई होप आपको बात क्लियर थी। चलिए हम आगे देखें, हमारे पास 28 है, उसके अंदर क्या है, A written declaration made on oath in presence of a magistrate। एक रिटर्न एक्सप्लेनेशन या रिटर्न डेक्लेरेशन, एक ऐसा रिटर्न डिक्लेरेशन
जो किसी के सामने प्रेजेंस में, किसी एक मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में बोला जाए तो वो क्या होगा? एफिडेविट होगा, डॉसियर होगा, वाउचर होगा या डॉक्यूमेंट होगा? आपको पता ही होगा एफिडेविट है ये। कोर्ट में बनते हैं ना एफिडेविट्स, वहां पे क्या होता है, वो उसको रजिस्टर कर लेते हैं ना, रिटन डिक्लेरेशन ही होता है जिसको ऑथेंटिक माना जाता है। तो एफिडेविट तो इसका करेक्ट आंसर है। बाकी के मीनिंग्स देख लो। वाउचर आपको ऑलरेडी पता होगा, गिफ्ट कार्ड्स मिलते हैं, वाउचर्स मिलते हैं, वो तो नहीं होगा। डॉक्यूमेंट तो कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है, नहीं होगा। बच्चा डॉसियर। डॉसियर क्या होता है? डॉसियर को ना एक सेंस में एविडेंस भी कहते हैं। जब हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इकट्ठे कर दिए ना एक कोर्ट केस को फाइल करने के लिए, वो डॉसियर भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है, वो एविडेंस भी हो सकता है। सो डॉसियर एविडेंस को ही कहते हैं, कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम ही है। कि किसी भी एक पर्सन के अगेंस्ट कोई डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना जिनसे कि हम अपना केस स्ट्रॉन्ग कर पाए, इसको केस स्टडी भी कहते हैं। केस स्टडी। बहुत इजी इजी वर्ड्स हैं आज के, आई होप आपको इनके मीनिंग्स पता है, आप इनको बहुत इजीली कर पा रहे हो। चलिए अब हम आगे देखें, हमारे पास 29th है, उसमें क्या है? अ पर्सन हु थिंक्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ एंड नॉट अबाउट अदर्स नीड्स। एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, वो किसी और के बारे में नहीं सोचता। ईगोमेनियाकल, ईगोइस्टिक, ईगोटिस्टिक, ईगोसेंट्रिक। क्या क्या होगा देखो। अब ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड, ये एक्चुअली ये 4 के 4 वर्ड्स ही काफ़ी कंफ्यूजिंग है। इसमें क्या रहता है, जनरली जो एक पर्सन होता है ना वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाएगा। अगर मैं भी आपकी प्लेस पर होता ना, मैं भी कंफ्यूज हो जाता। ईगो तो सबके साथ ही है। जनरली अगर मैं कोई नैरो डाउन करता ना, मैं इन दोनों को नैरो डाउन करता, ईगोइस्टिक और ईगोटिस्टिक। दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले ईगोमेनियाकल की बात करते हैं। ईगोमेनियाकल क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो सिर्फ खुद के बारे में ही सोचता है, सिर्फ खुद के बारे में, उसके लिए वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी को ही आगे उसने हमेशा रखना है। नहीं, ईगोमेनियाकल तो बस खुद के लिए ही पागल है। ईगोइस्टिक, ईगोइस्टिक क्या होता है? एक ऐसा पर्सन, उसी सेंस में ये एक एडजेक्टिव है, जब एक पर्सन अपने बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है वो ईगोइस्टिक है। ईगोटिस्टिक क्या होता है? जो पर्सन सिर्फ खुद को इंपॉर्टेंस दे। नहीं, यहाँ पर बात हो रही है एक ऐसे पर्सन की जो खुद को पहले रखता है बजाय कि दूसरों की नीड से, वो ईगोसेंट्रिक है। जो अपने ही दायरे के अंदर अंदर है वो ईगोसेंट्रिक है। ईगोटिस्टिक एक पर्सन होते हैं जो सिर्फ खुद का ही सोचता है, खुद का फायदा सोचता है। ईगोइस्टिक जो क्या है, जिसके लिए वो खुद में ही सबसे ज्यादा है बजाय कि किसी और के। ईगोमेनियाकल जो खुद को लेकर पागल है। इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो ईगोसेंट्रिक है, क्योंकि वो सिर्फ अपने अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, उसके लिए कोई और पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता। आई होप आपको बात क्लियर है और आपको इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए हम आगे देखें, हमारे पास 30th में क्या है? अ गाइड पोस्ट पॉइंटिंग आउट द वे ऑफ ए प्लेस। एक गाइड पोस्ट जो कि एक रास्ता दिखा रही है किसी प्लेस का। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए कभी कभी क्या होता है, रोड्स के ऊपर ना ऐसे साइंस बने होते हैं। सपोज करो ये पोल है, इसके ऊपर ना रोड साइंस हैं, यहाँ पर ना प्लेट्स लगी होती हैं, वो पॉइंट आउट कर रही होती है कौन सी स्ट्रीट पे आप एंटर कर रहे हो, कौन सी स्ट्रीट पर आपको जाना है। इनको क्या कहते हैं? फिंगर पोस्ट, लैम्प पोस्ट, चेक पोस्ट या लास्ट पोस्ट? ऑब्वियसली अगर मैं इनको ध्यान से देखूँ, ये फिंगर के जैसे ना हमारी 4 फिंगर्स पॉइंट आउट कर रही है। तो जो गाइड पोस्ट होती है ना किसी का रास्ता दिखाने के लिए, वो तो होती है फिंगर पोस्ट। बात है लैम्प पोस्ट की। लैम्प पोस्ट क्या होता है? ये ना लैंप्स होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स भी कहते हैं इनको, स्ट्रीट लाइट्स। पुराने टाइम में क्या होता था, ऑयल के लैम्प पोस्ट होते थे, लैंटर्न्स होते थे, उनके अंदर ऑयल दिया जलाते थे पुराने टाइम में तेल से, जिससे सड़क पर रोशनी हो जाए, वो थी लैम्प पोस्ट। चेक पोस्ट क्या होता है? जहाँ पे ना आपकी ऑफिशियल चेकिंग की जाए कि आपके पास कोई इलीगल चीज़ तो नहीं है। जनरली चेक पोस्ट कब होती है? जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हो या एक स्टेट से दूसरे में भी जा रहे हो, कभी कभी तब भी चेक पोस्ट हो जाती है। पुलिस वाले कहीं पर भी बैरिकेड लगा के आपकी चेकिंग कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी बैरिकेड लग रहे हैं, जहां पर भी आपकी चेकिंग हो रही है, वो एक चेक पोस्ट ही तो है। नाकेबंदी कहते हैं। लास्ट पोस्ट, लास्ट पोस्ट क्या होता है? ये ना वो फाइनल सायरेंस होती है, फाइनल एक टाइप की श्रद्धांजलि होती है जब एक मार्टर के लिए दी जाती है। एक ऐसा पर्सन जिसकी फाइट में डेथ हो गई, या वो ऑन ड्यूटी उसकी डेथ हुई, या उसका ऑनरेबली डिस्चार्ज कर गए हैं, उसके लिए जो लास्ट राउंड फायर होता है ना, लास्ट पोस्ट, वो होता है। बट यहाँ पर हमें चाहिए रास्ता, और उसके लिए आंसर है फिंगर पोस्ट। बहुत इजी वर्ड था। चलिए हम आगे देखें, हमारे पास 31st में क्या है? ग्रुप ऑफ 3 बुक्स 3 फिल्म्स दैट हैव द सेम सब्जेक्ट ऑफ कैरेक्टर्स। आपको ऑलरेडी पता है इसका आंसर, मुझे बताने की भी नीड नहीं है। ट्रिलॉजी, ट्रियो और ट्रिनिटी दोनों का मीनिंग सेम है। ऐसे 3 पीपल का ग्रुप,
3 पीपल का जो ग्रुप है वो क्या है, वो ट्रिनिटी है या वो ट्रियो है। ट्राईपॉड आपको पता ही है, जिसके 3 लेग्स होंगी। पॉड्स का मतलब लेग्स होता है और ट्राई का मतलब 3। कोई भी एक ऐसी फिगर जो 3 लेग्ड है। ट्राईपॉड आपको पता ही है, फोन स्टैंड भी होते हैं ना ट्राईपॉड, तो ट्राईपॉड तो वो है, ये होगा ही नहीं। आंसर क्या है, ट्रिलॉजी। ट्रिलॉजी में क्या होता है, 3 बुक्स की सीरीज या 3 फिल्म्स की सीरीज, तो ट्रिलॉजी है। कोई भी फिल्म की सीरीज देख लो, बैटमैन बिगिंस, फिर उसके बाद डार्क नाइट राइजेस, 3 फिल्म्स की है ना, और उसके अंदर क्रिश्चियन बेल है टाइटल में। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ बुक्स फिल्म्स का। आगे देखिए, हमारे पास 30 सेकेंड है। स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस। ह्यूमन रेस की स्टडी के लिए क्या करेंगे हम, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, एथनोलॉजी और एटिमोलॉजी, क्या क्या होगा बताओ। ये वाला भी रिपीटेड, अगर आपने हमारा प्रीवियस सेशन देखा होगा, वहाँ पे मैंने आपको बताया था। जब हम ह्यूमन रेस की बात करते हैं ना, उसके लिए तो क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी। एथनोलॉजी क्या होता है, जब हम उनके एथनिक ग्रुप्स की बात करें, मतलब वो साउथ ईस्ट, वो एशियन है, अफ्रीकन है, कौन है, तो वो तो है एथनिक ग्रुप्स। एंथ्रोपोलॉजी में हम ये चेक करेंगे कि वो कौन सी रेस है, तो वो। एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी क्या होता है, ये बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, ये ना स्टडी ऑफ वर्ड्स होता है, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स की, कैसे कैसे कौन सा वर्ड एग्जिस्ट करने आया, वो एटिमोलॉजी है। बात आई आर्कियोलॉजी की। आर्कियोलॉजी तो आर्कियोलॉजी आपको पता ही है, आर्कियोलॉजिस्ट भी होते हैं, वो क्या करते हैं, जो बरीड थिंग्स है ना, पुराने टाइम की चीज़ें हैं, उनको अनअर्थ करके, डिग आउट करके उनकी स्टडी करते हैं। तो ये तीनों ही नहीं होंगे, आंसर क्या आएगा, एंथ्रोपोलॉजी। बहुत सिंपल सा वर्ड। इसी के साथ हम अपने थर्ड लास्ट वर्ड की तरफ चल रहे हैं आज के सेशन का, जो कि है एन एक्सपर्ट इन द एरिया ऑफ फाइन और अदर आर्ट्स। एक ऐसा पर्सन जो किसी भी चीज़ के लिए एक्सपर्ट है। नियोफाइट, एमेच्योर, कॉन्सियर, एंथुजियास्ट। एंथुजियास्ट तो आपको पता है, एंथुजियाज्म से निकला है वर्ड। एक ऐसा पर्सन जो काफ़ी इंटरेस्ट लेके कोई काम करे। नहीं, जरूरी नहीं है कि इंटरेस्ट लेने वाला पर्सन एक एक्सपर्ट ही हो, है ना। एमेच्योर तो सीधा सीधा एमेच्योर ही है, जिसको कोई नॉलेज नहीं है। बच्चे अब ये 2, नियोफाइट और कॉन्सियर। आप बताओ क्या होगा। देखिए, जो नियोफाइट होता है ना, नियोफाइट एक ऐसा पर्सन होता है जो नोवाइस है, जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो भी बिगिनर ही है एक काम में, नया नया ही वो अभी आया है। बिगिनर और एमेच्योर दोनों सेम हो गए, ये भी नहीं होगा। कॉनेसियर ही करेक्ट आंसर है। और कॉनेसियर एक ऐसा पर्सन होता है जो ना किसी भी एक फील्ड में, एक पर्टिकुलर टेस्ट में, कोई एक पर्टिकुलर काम में एकदम एक्सपर्ट हो, जिसको प्रॉपर नॉलेज है ना उस काम की, वो कॉनेसियर है उस काम का। अंडरस्टूड। तो ये आपके पास केस था हमारे थर्ड लास्ट का। चलिए अब सेकंड लास्ट की तरफ चलें और उसमें देखें हमारे पास क्या है, 34th। द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन ऑफ एन एनिमल, बर्ड और फिश। बहुत ईजी सा है, इसका आपको ऑलरेडी पता भी है। टोपोलॉजी होता है ज्योग्राफी से रिलेटेड, या आप अगर कंप्यूटर्स की बात करते हैं, तो जब आप डिफरेंट सिस्टम्स को आपस में किस वे में कनेक्ट करते हैं, तो वो टोपोलॉजीज ही होती हैं, कि अलग अलग वेज में जब आप इनको कनेक्ट करेंगे आपस में, तो वो मैश वगैरह वगैरह। वो तो फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल नहीं। टेक्सोनॉमी, सिज्मोलॉजी और टेक्सीडर्मी। टेक्सोनॉमी क्या होता है, ये तो होता है स्टडी स्किन्स की। टेक्सीडर्मी करेक्ट आंसर है, जिसमें हम क्या करते हैं, एनिमल्स, जो डेड एनिमल्स होते हैं ना, उनकी स्किन को प्रिजर्व करने के लिए टेक्सीडर्मी के थ्रू उनमें कुछ केमिकल्स वगैरह का यूज़ करते हैं, जिससे हम उनकी स्किन को प्रिजर्व कर पाएँ, उनकी शेप को भी वैसे का वैसे ही रख पाएँ। सिज्मोलॉजी आपको पता ही है, जब हम वॉल्केनिक इरप्शन से बात करेंगे, सिज्मोग्राफ होता है ना, सिज्मोलॉजी वॉल्केनो से डील करेगी, तो जो स्टडी वॉल्केनोस को डील करेगी वो सिज्मोलॉजी है। नहीं होंगे ये 3, आंसर आएगा टेक्सीडर्मी। बहुत सिंपल सा आंसर था। आई होप आपको इसका मीनिंग ऑलरेडी पता था। तो चलिए हम आज के लास्ट वर्ड की तरफ चलें, जो आज के सेशन का सबसे लास्ट है, और वो है चैंटिंग ऑफ मैजिक स्पेल्स। बहुत ईजी है, आपको ये पता ही होगा। नरेशन, रिसिटेशन, अटरेंस या इनकेंटेशन। नरेशन क्या होता है, नरेशन आप कहेंगे सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अगर मैं आपसे पूछूं, बेसिकली नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नहीं होती। नरेशन होता है किसी भी रिटन चीज़ को पढ़ के बताना। जैसे मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ, मैं नरेट कर रहा हूँ, और सपोज कर मैंने वो रिटर्न में स्टोरी ले रखी है, तो मैं उसको पढ़ पढ़ के बताऊंगा ना, तो मैं नरेट करूंगा, उसको पढ़ पढ़ के बताऊंगा। ठीक है। रेसिटेशन, रेसिटेशन क्या होता है, रेसिटेशन जनरली पोएम्स के लिए होती है। जब आपके पास पोएम्स हैं, कविताएं हैं, पोएट्री है, उसको पढ़ोगे ना, रेसिटेशन है वो। ग्रुप में जब कोई चीज़ पढ़ोगे ना, वो रेसिटेशन है। अटरेंस, अटरेंस क्या होता है, अटर, अटर का मतलब क्या होता है, जब आप कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ बोलते जाओ, वो सेंटेंस है आपका,
बिना सोचे समझे आप कुछ कुछ सेंटेंस जो बोल रहे हैं ना, वो अटरेंस है। जो आप बिना एकदम वेट किए आप कंटिन्यूसली बोली जा रहे हो, तो वो क्या, वो आपका अटरेंस का केस है। अंडरस्टूड। उसके बाद आई इनकेंटेशन की, और इनकेंटेशन इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया था। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा इनकेंटेशन। और इसी के साथ आज का हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सेशन यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको इसमें सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। तो थ्रू आउट दिस वीडियो अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब सब कुछ कर लेना। अगर आपको अपनी नॉलेज को चेक करना है, क्विज़ेस वगैरह चेक पार्टिसिपेट करने, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको यहीं कहीं मिल रहा होगा, उसको भी ज्वाइन कर लो। वहाँ पे हम कॉन्टिन्यूसली अपने क्विज़ेस को होस्ट करते रहते हैं। उसमें आप अपनी वेरियस हर टाइप की नॉलेज को चेक कर सकते हो। आप अपनी इंग्लिश चेक कर सकते हो, आप अपना क्वांट, रीजनिंग, जीएस सबको चेक कर सकते हो। वहाँ पर डेली क्विज़ेस आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लेना, नोट्स में मिल जाएंगे आपको वहीं। तो मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले सेशन में, जिसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को। टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड बाय फॉर नाउ।